हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो से हम समझने वाले हैं नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। अगर आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज अंडर एनडीपीएस एक्ट, तो आप क्या लिखेंगे? तो चलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले आपको ये मेंशन करना बहुत जरूरी है और आपके लिए समझना भी बहुत जरूरी है कि आपकी जो एनडीपीएस है वो किन किन चीजों को ऑफेंस कंसिडर करती है और उन ऑफेंसेस के लिए वो क्या क्या पेनल्टीज डिसाइड करती है। जैसा कि हमें पता है एनडीपीएस एक्ट 1985 के अंदर आया था भारत के अंदर। 16 सितंबर 1985 को ये पूरे भारत के अंदर इनेक्ट हुआ था। अब इस पर्टिकुलर एक्ट के अकॉर्डिंग किन किन सब्सटेंस की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो आप कर सकते हैं और किन किन की मैन्युफैक्चरिंग आप अलाउड नहीं है भारत के अंदर। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए, एनडीपीएस एक्ट के अंदर आपके जो शेड्यूल्स हैं वो अलग अलग तरीके के हैं। तो एनडीपीएस के शेड्यूल्स के अंदर एक लिस्ट तैयार की जाती है। 76 साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस की एक लिस्ट है, जिसके अंदर आप साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस या उनसे बनी हुई प्रिपरेशंस को तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तीन कैटेगरीज कुछ इस तरीके से हैं। अगर आपका वो साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस की मैन्युफैक्चरिंग भारत में पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड है जो साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस शेड्यूल 1 के अंदर आते हैं। ऑल राइट। सेकेंड, उन साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस की मैन्युफैक्चरिंग परमिटेड है लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट पर्पसेस के लिए, जो शेड्यूल 3 के अंदर आते हैं। यानी कि आप भारत के अंदर उन साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं लेकिन आप भारत के अंदर उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे। दे आर ओनली फॉर द एक्सपोर्ट पर्पस। तो वो कौन होंगे? जो शेड्यूल 3 के अंदर गिरते होंगे। तो जितने भी साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस शेड्यूल 3 में फॉल करते हैं उनकी भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग की परमिशन ये एक्ट देता है, पर उनकी भारत के अंदर सेल का प्रावधान नहीं है। आप उसे भारत से बाहर बेच सकते हैं। यानी कि ये वो सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो आप भारत के अंदर जो कंजप्शन है उसका आप नहीं करेंगे। यानी कि इस पर्टिकुलर सब्सटेंसेस की जो मेडिसिनल सप्लाई है या मेडिसिनल नीड है वो बाहर के देश में है। तीसरे साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जिनकी आप भारत में कर सकते हो मैन्युफैक्चरिंग और साथ साथ आप भारत में सेल भी कर सकते हो। वो कौन से साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस हैं जो इन शेड्यूल 1 और 3 में नहीं मेंशन किए गए हैं? उसके अलावा आपके जो भी साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस हैं उनको आप भारत के अंदर मैन्युफैक्चर भी कर सकते हैं, भारत के अंदर आप उसकी सेल भी कर सकते हैं और अगर आपके पास एक्स्ट्रा है क्वांटिटी वाइज तो आप उसको भारत से बाहर एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। हालांकि ये जो मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी, जो मैन्युफैक्चरर होगा वो पहले अपने आप को रजिस्टर कराएगा किसके साथ? हमारे भारत देश के अंदर एक नार्कोटिक कमिश्नर ऑफ इंडिया का ऑफिस है ग्वालियर में। तो वहां जाके उस मैन्युफैक्चरर को अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा। अगर कोई भी मैन्युफैक्चरर ये अटेम्प्ट करता है कि वो इस तरीके के साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है जो कि शेड्यूल 1 और 3 के अंदर आती हैं एंड ही इज वायोलेटिंग, सो दैट मैन्युफैक्चरर इज लाइबल फॉर द पनिशमेंट अंडर दिस एक्ट। सो लेट्स मूव ऑन टू दी ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज अंडर एनडीपीएस एक्ट। सबसे पहली ऑफेंस माना जाता है इलीगल इंपोर्टिंग ऑफ द एनडीपीएस। यानी कि अगर आप किसी भी नार्कोटिक और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस की गैर कानूनी आप उसको अपने देश में ला रहे हैं। ऑल राइट। सेकेंड आता है अगर आप कन्वेंशन ऑफ दिस एक्ट इन रिलेशन टू कैनाबिस अदर देन गांजा। अगर आप कैनाबिस या अदर देन गांजा, अगर आप इस तरीके के सब्सटेंसेस के कन्वेंशन में मिलते हो, पाए जाते हो, इसके अलावा आप पॉपे, स्ट्रॉ, कोका प्लांट या उसकी पत्तियां या ओपियम पॉपी या मैन्युफैक्चर ड्रग, इस तरीके के किसी भी सब्सटेंस का प्रोडक्शन, कल्टीवेशन, कलेक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, सेल, परचेज, ट्रांसपोर्ट या कंजप्शन करते हुए पाए जाते हो, इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज एन ऑफेंस। थर्ड इज अगर कोई लाइसेंस्ड कल्टीवेटर किसी भी ओपीएम का एम्बेजलमेंट कर रहा है। एम्बेजलमेंट का मतलब होता है वो स्टीलिंग कर रहा है। हमने पहले पढ़ा था कि जो लाइसेंस कल्टीवेटर होता है वो खुद से आपका उस ओपीएम की खेती तो कर सकता है पर वो उसको बाहर सेल नहीं कर सकता है। उसको भेजना पड़ता है, जो भी उसका एक गवर्नमेंट फैक्ट्रीज होती हैं उसी के थ्रू आपका प्रोडक्ट जो है वो बाहर जाता है अंडर द सुपरविजन। अगर वो उसकी चोरी कर रहा है, embezzle कर रहा है ओपीएम को, तो इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज एन ऑफेंस। नेक्स्ट इज इफ एनी इंडिविजुअल अलाउिंग हिज और हर premises फॉर कमिटिंग एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। आपने अगर अपना कोई पर्टिकुलर premise या पर्टिकुलर फैक्ट्री आपने इस तरीके के सब्सटेंसेस के मैन्युफैक्चरिंग के लिए दी हुई है, इट विल ऑल्सो कंसिडर्ड एज एन ऑफेंस। उसके बाद बात कर लेते हैं फाइनेंसिंग इलिसिट ट्रैफिक। अगर आप इस तरीके के गैर कानूनी मटेरियल की को आप फाइनेंस कर रहे हैं, ये भी सेम
ऑफेंस के अंदर काउंट किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका, अगर आप इस तरीके के ऑफेंडर्स को, जो भी ऊपर ये ऑफेंडर्स हैं जो ऑफेंसेस कर रहे हैं, इफ यू प्रोवाइड एनी सॉर्ट ऑफ रिफ्यूज और अकोमोडेशन टू सच ऑफेंडर्स, ये सेम आपके अंदर भी इसका ऑफेंस माना जाएगा। और इसके लिए जो पेनल्टीज हैं आप देख सकते हैं, इन सभी तरीके के ऑफेंसेस के लिए सेम पेनल्टीज हैं। फर्स्ट कन्विक्शन पर आपको 10 से 20 साल तक का जुर्माना हो सकता है, 10 से 20 साल का आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, जेल हो सकती है, और साथ में आपको 1 से 2 लाख रुपए का आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। अगर आप दूसरी बार या उसके आगे आप अगर आप इस तरीके की ऑफेंसेस करते हुए पाए जाते हैं, पकड़े जाते हैं, तो आपको 15 से लेकर 30 साल तक की आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, और आपका जो फाइन रहेगा इट विल नॉट बी लेस देन 2 लाख। अब बात कर लेते हैं एनडीपीएस एक्ट के कुछ ऑफेंसेस के अकॉर्डिंग डेथ पेनल्टी का भी प्रावधान है। तो किस कंडीशन में डेथ पेनल्टी दी जाती है? अगर इफ एनी इंडिविजुअल इज कन्विक्टेड ऑफ कमिटिंग हैज कॉन्स्पायर्ड टू कमिट एनी ऑफेंस which have been described above and subsequently convicted of committing these offenses to narcotic and psychotropic substances whose quantity is equal or exceed, then in this regard that person will be, that offender will be given death penalty। मतलब समझा देती हूँ, मतलब क्या है, अगर किसी भी इंडिविजुअल को, जो ऊपर आपने ऑफेंसेस पढ़े थे, अगर इन ऑफेंसेस में उसको कन्विक्ट किया गया है और उसके बाद ये देखा जाता है कि वो दोबारा से इस तरीके के ऑफेंसेस को कमिट करने के लिए फिर से वो कॉन्स्पिरेसी रच रहा है, और उसके पास जो नार्कोटिक और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस की क्वांटिटी आती है वो आपका एक्सीड होती है, वो ज्यादा होती है, तो उस केस में आपका जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग डेथ पेनल्टी का भी प्रावधान है। अब बात कर लेते हैं इसके अलावा और कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें ऑफेंस माना जाएगा। अगर कोई भी पर्सन कैनाबिस प्लांट या कैनाबिस के कंट्रावेंशन करता है अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, उस जो भी कैनाबिस से संबंधित प्रोविजंस हैं, अगर वो उनका कंट्रावेंशन करता है, उनका वो विरोध करता है, तो उसके केस में भी क्या है, उसको ऑफेंडर माना जाएगा। और उसका जो पेनल्टी है वो क्या है, फर्स्ट कन्विक्शन पर उसको 5 ईयर्स की आपका इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, और फाइन उसमें आपका अप टू 50,000 जा सकता है। और अगर दोबारा से वो पर्सन पकड़ा जाता है या उसके बाद दोबारा वो पर्सन पकड़ा जाता है, तो उसका इम्प्रिजनमेंट 5 से बढ़कर 10 साल हो सकता है, और फाइन अप टू 1 लाख हो सकता है। सेकंड आता है, अगर कोई भी इंडिविजुअल जो इलीगली आपका कोकेन या मॉर्फिन या अदर नार्कोटिक ड्रग्स का पर्सनल यूज के लिए स्मॉल क्वांटिटी भी अपने पास रखता है, तो उसको 1 साल तक की सजा हो सकती है। उसके बाद आता है, अगर कोई भी लाइसेंसी या लाइसेंसी का कोई एम्प्लॉय अकाउंट मेंटेन नहीं कर पा रहा है, या वो जो भी अकाउंट्स वो शो कर रहा है वो फॉल्स अकाउंट्स हैं, उसमें इंफॉर्मेशन सही नहीं है, तो उस केस में भी आपका उसको 1 ईयर की सजा हो सकती है, rigorous imprisonment of up to 1 year। And next offense is, if any licensee who deliberately breaches the condition of the license or the permit, उस केस में 5 साल तक की सजा है। सो दीज ऑल आर द ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट। आई होप आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपके एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, तो आप इस तरीके से उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।